तो जैसा बता चुका था कि हमारे पास जो वोमन्स कैप्सूल होता है अंदर और बाहर की तरफ बोथ वॉल आर कनेक्टेड। इधर देख लो, बोथ वॉल्स आर कंपोज्ड एक स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर बात करूं आउटर जो रहती है उसको पैराइटल बोलते हैं और अंदर वाली को क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आउटर विसरल मतलब आउटर और इनर, इनर और आउटर इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। द विसरल वॉल कंपोज विद द स्क्वैमस एपिथेलियम, और यहाँ पर पोडोसाइट होते हैं जो फूड लाइक पेडिसेल बनाते हैं। अब पोडोसाइट सेल आर द closed contact with the walls of capillaries glomerulus. There are some slit called or filtration slit in the between the adjacent podocyte. The parietal wall is thin, consisting of simple squamous epithelium. It continues into neck. The wall of neck is made up of ciliated epithelium. Lumen of neck is called urinary pole. ठीक है ना? Neck lead to proximal convoluted tubule. सिंपल इज दैट, ये वाला जो कहानी ये वाली है, ये इनर है विसरल, ये पैराइटल, ये स्पेस, और ये इसका नेक जो कि पीसीटी पे खुल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो पीसीटी होता है, पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज हाईली कॉइल्ड, जहाँ पर क्या होता है बेटा, माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैक्सिमम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि यहाँ की ट्यूब जो होती बहुत लंबी होती है और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आता है छन के उसको बहुत स्लोली गुजारा जाता है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर एक एपिथेलियम मिलता है, उस एपिथेलियम का नाम क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो कि ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होता है। अब बताओ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की बात करोगे यू शेप होता है बेटा, जो नीचे की तरफ जाएगा डिसेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जाएगा असेंडिंग। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करोगे तो परमिएबल होगा बेटा, किसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल किसके लिए होगा, आयंस के लिए, डिसेंडिंग। और असेंडिंग जाओगे तो इम्परमिएबल फॉर वाटर और परमिएबल फॉर किसके लिए, आयंस के लिए, ध्यान रखना। इट इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, ध्यान रखना एक चीज, कहाँ पर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब यहाँ पर एक चीज देखना, लूप ऑफ हेनले सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब तो तुमने देखा था कि हमारे पास जो वोमन्स कैप्सूल था, इस वोमन्स कैप्सूल से एक जो आ रहा था उसको हमने बोला था एफरेंट, और जो निकल रहा था ईफ्रेंट। ईफ्रेंट क्या करता है, वोमन्स कैप्सूल के सराउंडिंग में पूरा घूमता है। ठीक है ना, तो वसा रेक्टा होता है। द लूप ऑफ सराउंडेड बाय द कैपिलरी इज कॉल्ड अ वसा रेक्टा। इट इज function is to operate counter current system, a mechanism for osmoregulation, regulation of salt water balance in body is called osmoregulation. ascending loop of Henle leads what, DCT में खुलता है। अब DCT का नाम क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज अनदर कॉल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वॉल कंसिस्ट ऑफ द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो बता चुका हूं मैं। DCT परफॉर्म ट्यूबुलर सिक्रेशन, सिक्रेट करना, ऑगमेंटेशन एक्टिवली सिक्रेशन करना, एंड वेस्ट आर टेकन अप फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरी, और कैपिलरीज से ब्लड को, कैपिलरीज जो रहती है सराउंडिंग कैपिलरीज यहाँ पर क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है ना, यूरिन का, यूरिन के लिए जो पास करेंगे साइड से। डीसीटी हेल्प इन द वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। डीसीटी हेल्प इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन and regulation of pH of body fluid. Collecting tubule, this is the short straight part of DCT। क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कैसा है, शॉर्ट है, स्ट्रेट पार्ट ऑफ DCT। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन किसका करती है, वाटर का करती है और प्रोटोन का करती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन द क्यूबन। तुम्हारे एक मिलेगा कॉर्टिकल्स, और एक तुमको मिलेगा कैसा बेटा, जक्स्टाग्लोमेरुलस। जो कॉर्टिकल रहेगा इसका 85% और ये 55%। ये 85% होने के बावजूद भी इससे कम फंक्शनल रहता है। क्यों, क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले रहता है वो डीपली रहता है, और इसका क्या रहता है, ऊपर की तरफ मिलता है। डन, चलो। आई स्मॉल ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल form peritubular capillaries network around the DCT PCT
Henle's loop of cortical nephrons also form loop of shaped vasa recta around the Henle's loop of juxtaglomerulus. The nephrons are responsible for elimination. The nephrons are responsible for elimination of waste and osmoregulation, hence are richly supplied with blood. About 1/4 कार्डियक आउटपुट सप्लाई किडनी। मतलब तुमको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर किडनी में जो जाता है नेफ्रॉन के अंदर वो 600 पार्ट तो ml तो जाता ही आता है। नेफ्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, osmoregulation, hence the richly supplied with blood. वन अबाउट 1/4 पार्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट यहाँ पर जाता है। मतलब यहाँ पर देखो ये वोमस कैप्सूल है। वोमस कैप्सूल के अंदर तुम लोग रेड रेड देख रहे हो, ये ग्लोमेरुलस। अब जो ब्लड लेके जाएगी ये एफरेंट है और जो निकलेगी बाहर ये इफरेंट है। अब जो ये लेके गए, अब ये देखो इसने क्या रीनल आर्टरीज बनाई है ये, और ये पूरे के पूरे डीसीटी और डीसीटी के ऊपर पूरा का पूरा फैला हुआ है। ये देखो पीसीटी के ऊपर पूरा लूप ऑफ हैंडल के ऊपर ये नेटवर्क बनाया, ठीक है ना। अब इसके थ्रू जो देखो नेटवर्क बना रहा है यहाँ पर, जो एफरेंट वाला था ये इफरेंट वाला था, ये एफरेंट ही था। क्या था ये? एफरेंट ही था, सॉरी इफरेंट ही था। कौन सा था? इफरेंट। ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहा है। क्या बना रहा है ये? नेटवर्क। और इस नेटवर्क को हम लोग बोल रहे हैं वासा रेक्टा। क्या बोल रहे हैं हम लोग? वासा रेक्टा। जो रेड वाला है ये खुल रहा है रीनल आर्टरीज में, और ये ब्लू वाला जो रीनल वेन्स में। तो तुम लोग जो लेके जा रहा है वो क्या? रीनल वेन। और जो लेके आ रहा है वो रीनल आर्टरी। जो लेके आ रहा है वो रीनल आर्टरी, जो लेके जा रहा है वो रीनल वेन, ठीक है। अब ये फॉर्म करता है तुम्हारे पास क्या बेटा? वासा रेक्टा। अब ब्लड जो आता है, ब्लड सप्लाई टू किडनी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस। पहला कहाँ? रीनल आर्टरी। ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से गया, ये आया, फिर रीनल आर्ट्रियोल में गया, ये पूरा पूरा रीनल आर्ट्रियोल। फिर तुम्हारे पास देखो रीनल आर्टरी, रीनल आर्ट्रियोल, और ये पूरी की पूरी उसकी कैपिलरीज। फिर तुम्हारे पास कहाँ जाएगा? ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। फिर यहाँ से निकला बाहर की तरफ तो एफरेंट आया। क्या आया? इफरेंट, सॉरी एफरेंट के बाद इफरेंट आया। इफरेंट ने पूरा का पूरा पेरीट्यूबुलर बनाया ये, और पेरीट्यूबुलर रीनल ट्यूब्यूल बनाया, और फिर रीनल वेन के थ्रू ये बाहर निकल गया। तो लेके आने वाला रीनल आर्टरी, लेके जाने वाला रीनल वेन, ठीक है। अब जस्टाग्लोमेरुलस एपिटस कैसे फॉर्म होता है? ये पीसीटी दिख रहा है। पीसीटी के पास यहाँ पर एक सेल होती है, जेजी सेल, जस्टा सेल। ये डीसीटी दिख रहा है। इस डीसीटी के पास क्या होता है? मैकुला डेंसा होता है। क्या होता है? मैकुला डेंसा। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ध्यान रखना, ये दोनों मिलके बनाते हैं juxtaglomerulus apertus. Some smooth muscles are will be wall afferent arteriole are modified into such way the sarcoplasm in a granular. These cells are what? Juxtaglomerulus JG cell. Each nephron beginning part of the DCT. In each nephron, the DCT part के पास क्या होता है? Arterioles of nephrons. The cells in the wall DCT in the some region packet for densely than the other region of DCT. This is called macular densa, जो बता चुका हूँ। और मैकुलर डेंसा और जेजी सेल मिलके क्या बनाते हैं? ग्लोमेरुलस अपरेटस। बस इतना ही याद रखना है। तो ग्लोमेरुलस अपरेटस कैसे मिलके बनता है? मैकुलर डेंसा प्लस जेजी सेल। इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अब जब यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हो 3 तरीके से करते हैं, ध्यान रखना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इसी को बोलते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, और इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेशन। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या फिर तीसरा हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन और ऑगमेंटेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है? The diameter of efferent is greater than the arteriole, efferent arteriole. Diameter of blood capillaries is still the smaller arterioles. Due to such difference in the diameter, blood flows with the greater pressure through the glomerular. This is called glomerular hydrostatic pressure. जिसका प्रेशर क्या है तुम्हारा? 55 GHP।
अब इसके अगेंस्ट में हमारे पास दो प्रेशर और लगते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है और एक कैप्सुलर प्रेशर लगता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के जब इससे हम लोग माइनस करेंगे तो हमको 10 mmg एक्स्ट्रा मिलता है। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट रहता है उसका जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 10 mmHg। The walls of blood capillaries are extremely thin under the effect of high pressure. The walls become permeable to major component of the blood. Except blood cells are macromolecules like protein. प्रोटीन को जाना नहीं देता, ध्यान रखना। Thus plasma accept plasma protein zone out through the wall of capillaries. ध्यान रखना, प्रोटीन जोन ये आउट नहीं होते इसको छोड़ के, बाकी सारा का सारा क्या निकल जाता है बाहर। और अप्रोक्स यहाँ पर 600 ml क्या होता है, किडनी में पास होता है। ये देखो EFP इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना, 55, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस फिल्ट्रेट प्रेशर कितना है तुम्हारे पास, 30 + 15 इज इक्वल टू 45। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 mmg आ जाएगा। अब glomerular filtration, the movement of substance from the blood within the glomerular into the capsular space. Tubular reabsorption, movement of substance from the tubular fluid back into the blood. ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि इस ट्यूब्यूल से, इस वाले पार्ट से वापस से इस ब्लड में क्या आना, तुम्हारे पास ब्लड में सिक्रेशन आना और तुम्हारे पास रीअब्जॉर्प्शन होना। और तुम्हारे पास ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल से है वो ट्यूब्यूल में जाना। ये ब्लड वेसल से और किस में जाना, ट्यूब्यूल में जाना। ठीक है, इज इट क्लियर? जो आया वो एफरेंट, जो गया वो इफरेंट, ये जा रहा है, जो नीचे की तरफ गया वो डिसेंडेंट, जो ऊपर की तरफ आया वो एसेंडेंट, और जिसने ट्यूब बनाई वो कलेक्टिंग डक्ट, और इसने चारों तरफ नेटवर्क बना दिया वो वसा रेक्टा। अब ये याद रखना और ये याद रखना, ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दे ऑल आर फॉर्म व्हाट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? द ब्लड प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू द किडनी ग्लोमेरुलर इज फिल्ट्रेटेड इन कितना, 125 ml, और दिन भर की बात करोगे तो 180 लीटर बना लेता है। अब 180 लीटर फिल्ट्रेट करने के बाद डी प्रोटीनाइज, हम लोग प्रोटीन वोटीन सब निकालने के बाद हमारे पास जो यूरिन रहता है वो अल्कलाइन कंटेन यूरिया रहता है, अमीनो एसिड रहता है, ग्लूकोज रहता है, पिगमेंट रहते हैं और इनऑर्गेनिक एलिमेंट रहते हैं फिल्ट्रेट में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और डीपोलराइज्ड प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा प्राइमरी यूरिन इज एल्कलाइन, कंटेन यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पिगमेंट और इनऑर्गेनिक। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट passes through the filtrate slit into the capsular space and then reaches the proximal convoluted tubule. अब जैसे proximal convoluted tubule में होगा तो यहाँ पर उसका क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा। इसका लगभग यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन करते हैं तो 70 to 70% यहाँ पर लिखा होगा। अभी देखो टोटल तो 90% होता है, 99% होता है। अब पीसीटी प्लेस एन ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पर जो हाईली कॉइल्ड होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, पासेस थ्रू वेरी स्लो पास होगा। यहाँ पर कॉलमनर ऊपर दिखा है तो क्यूबोइडल, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉलमनर लिखा है, क्यूबोइडल। पीसीटी आर प्रोवाइडेड विद द माइक्रोब्लाई, क्यूबोइडल ध्यान रखना, माइक्रोब्लाई ड्यू टू दी विच absorptive area increases enormously, which makes process of reabsorption very effective. These cells perform active ATP और पैसिव दोनों टाइप पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एक्टिव होगा तो एक्टिव एटीपी डिपेंडेंट होगा, पैसिव हो तो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। सच सब्सटेंस कौन कौन से होते ध्यान रखना, हाई थ्रेशोल्ड लाइक ग्लूकोज एब्जॉर्ब और रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड रीअब्जॉर्ब होगा, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आर एब्जॉर्ब एक्टिवली। पूरा का पूरा पोटेशियम यहाँ पे रिलीज नहीं होता पर हमारे पास कुछ अमाउंट तो रिलीज होता है, ठीक है ना, और मैक्सिमम अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ अमाउंट तो एब्जॉर्ब होता है पर मैक्सिमम तुम्हारे पास सिक्रीट होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो, द लॉ थ्री साइड सब्सटेंस लाइक वाटर, सल्फेट, न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब पैसिवली। पैसिवली क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, सल्फेट और नाइट्रेट। और एक्टिवली क्या क्या होता है बेटा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड। यहाँ पर याद रखना
जो हमारे पास 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रहता है वो कैसा होता है, रीएब्जॉर्ब इन पीसीटी और डीसीटी. The tubular secretion augmentation finally filtrate reaches the distal convolute tubule. A weir loop of Henle the peritubular capillaries surrounding DCT. The cell of distal convolute tubule and collective tubule actively absorb the waste like collective tubule और convolute tubule. Absorb करते हैं किसका, क्रिएटिनिन का, ध्यान रखना क्रिएटिनिन का, एंड आयंस लाइक व्हाट, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन. इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन. सेल्स ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं. ठीक है ना, क्रिएटिनिन का करती हैं और आयंस का करती हैं और हाइड्रोजन. और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो सिक्रीट करती हैं डीसीटी और सीटी में किसका किसका, यूरिन का. तो जो पहले हमारे पास पीएच एल्कलाइन था पहले, अब कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, एसिडिक. तो तुम्हारे पास जो यूरिन रहता है वो फर्स्ट में एल्कलाइन होता है, बाद में एसिडिक हो जाता है, ध्यान रखना. और यहाँ पर क्या सिक्रेशन किसका किया जाता है, ट्यूबुलर में एब्जॉर्प्शन तो पोटेशियम आयन और किटनिन का डीसीडी में किया जाता है. बट यहाँ पर हमारे पास सिक्रेशन भी किया जाता है, सिक्रेशन ऑफ एच आयन इन द डीसीटी. और सीटीजी इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ऑफ पीएफ और पीएच, रेगुलेशन ऑफ ब्लड. ध्यान रखना, ब्लड के रेगुलेशन के लिए किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ ऑगमेंटेशन. क्या कहा जाता है, tubular secretion of augmentation. The tubular secretion is only mode of excretion is marine. ध्यान रखना किस क्या, अगर मैं बात करूँ tubular secretion is mode of excretion in marine fishes में और desert amphibians में. ठीक है, tubular secretion. अगर secretion की बात करूँ तो secretion में क्या देखा था हमने बेटा, कि हमारे पास जो secretion होगा वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि तुम्हारे पास क्या होता है, ये लिखा ट्यूबुलर सिक्रेशन. दो हमारे पास ब्लड क्या करते हैं, फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूबुलर. ब्लड से कहाँ डालेंगे, ये हम लोग ट्यूबुलर में डालेंगे. ठीक है, पहले एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा, फिर सिक्रेशन के थ्रू भी एब्जॉर्प्शन हो, सिक्रेशन होगा, तब भी डालेंगे हम लोग. ओके, कोई दिक्कत. अब मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की. Under the condition like the low water intake और high water loss, अगर हमारे पास लॉस क्या हो गया, वाटर ज़्यादा लॉस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे पास आयंस ज़्यादा है, यहाँ से वाटर निकाल दो तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. तो अंडर द कंडीशन लाइक लो वाटर इनटेक, अगर हम लोग पानी कम पियेंगे और हाई वाटर लॉस करेंगे तो स्वेटिंग तो प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन. ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जो है किडनी ऐसे आसानी से निकाल नहीं सकती. वाटर अगर लॉस हुआ तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा. तो हमारे पास क्या होता है, 1200 मिली ऑस्मोलीटर, देन द ब्लड 300 तक जाता है. 1200 से कहाँ तक जाता है, फॉर द पर्पस अ मैकेनिज्म कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म फॉर द ह्यूमन किडनी. जरा देखो एनसीईआरटी में यही डायग्राम बना, इसमें भी यही डायग्राम बना कि ये हमारे पास वासा रेक्टा मतलब क्या, आर्टेरियोल्स है, क्या है ये हमारे पास, और ये हमारे पास नेफ्रॉन है. कि जब यहाँ से जाएगा नीचे की तरफ तो हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोलैरिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है. कहाँ तक जाएगी, 1200 तक जाएगी. और नीचे से अगेन मतलब असेंडिंग में क्या हो रही है, बढ़ रही है, या डिसेंडिंग बढ़ रही, नहीं सर गलत बोल रहे हो, डिसेंडिंग में बढ़ रही है. और एसेंडिंग में अगेन देखो 1200 से क्या हो रहा है तुम्हारे पास, कम हो रही है. 1200 से क्या हो रही है, अगेन कम हो रही है. अब इसको उठा के क्या करो, इसके ऊपर सीधा सीधा रख दो, ऐसी कैसी, यहाँ से सीधा उठाओ ऐसे और उठा के सीधा इसके ऊपर रखो. तो देखोगे कि एक हमारे पास, देखोगे कि एक ऊपर जाते मिलेगा और एक हमको नीचे आते मिलेगा. जब एक ऊपर जाते और एक नीचे आते मिलेगा तो इसको बोलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि एक नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है. मतलब क्या हो रहा है, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑस्मोलीटर बढ़ रहा है, और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऑस्मोलीटर क्या हो रहा है, घट रहा है. डन, कोई दिक्कत नहीं. अब जितनी भी चीज़ है किडनी के अंदर या तुम्हारे पास जो नेफ्रॉन के बाहर की तरफ जाएगा, तो ये जितना भी स्पेस है ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास मेडुलरी का स्पेस है. और यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जो बाहर निकलता है वो सबसे पहले यहीं आता है. तो ये होता क्या है
कि जब यहां से ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाटर के लिए परमिएबल होगा और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें जाके, ठीक है। और जो इम्परमिएबल होता है किसके लिए, NaCl के लिए। बट जाओगे कि जब देखोगे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसके पास रखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग वाला तो ये था, हम लोग देखते हैं असेंडिंग वाले तो असेंडिंग वाले में क्या होता है हमारे पास कंडीशन, हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल होता है पर इम्परमिएबल फॉर NaCl। तो यहां पर वाटर तो निकल रहा है, डन, यहां से NaCl नहीं निकल रहा। और जब हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो परमिएबल फॉर किसके लिए था, NaCl, नॉट फॉर किसके लिए, H2O के लिए। तो अब मैं बात करूं, जब मैं इसकी बात करूं तो नीचे की तरफ जब ये आएगा तो एक क्या करता है, NaCl को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा क्या करता है, तुम्हारे पास वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, डन। ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि क्या करेगा, H2O को निकालेगा और यूरिया को निकालेगा। और ये NaCl, ध्यान रखना हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले और तुम्हारे पास इनर मेडुला का जो नीचे वाला पार्ट है CD का, ये क्या करता है, परमिएबल होता है यूरिया के लिए। और ये दोनों मिलके, यूरिया प्लस NaCl दोनों मिलके क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। चलो देखो अभी मिलेगा। द लूप ऑफ हेनले juxtaglomerular nephron or vasorecta operate the counter current mechanism. This mechanism involves the passes the fluid from the descending to ascending loop of हेनले। ये descending है और ये ascending है। Flow of tubular fluid in the opposite direction होना चाहिए both limb का, hence the name counter current opposite direction. In case of vasorecta, the blood flow from ascending to descending। अब वासारेक्टा में क्या होता है, फ्रॉम असेंडिंग टू क्या, डिसेंडिंग। ये ऊपर लेके जा रहा तो क्या होगा, असेंडिंग, और जो नीचे लेके जाएगा वो तो क्या होगा, डिसेंडिंग, ऐसी कुछ। या फिर जो नीचे लेके जाएगा वो क्या होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। जो नीचे नीचे लेके जाएगा ये डिसेंडिंग, जो ऊपर लेके जाएगा ये असेंडिंग, ठीक है। जरा देखो आप ध्यान सुनना। द वॉल ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन, कैसी है, थिन है, एंड परमिएबल फॉर वाटर, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ थिक एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। एक परमिएबल है वाटर के लिए, एक इम्परमिएबल है, मतलब यहां से वाटर निकल जाएगा पर आयन नहीं निकलेगा, और यहां से वाटर नहीं निकलेगा बट आयन निकल जाएगा, ठीक है। इन द रीजन ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, water diffuse from tubule fluid into the tissue fluid, due to which the tubular fluid become concentrated। मैंने बताया तुमको कि जब यहां से वाटर निकल जाएगा तो यहां पर आयन आयन बचेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इज इट क्लियर, आगे जाओ। अब यहां पर एक चीज देखो, असेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले इस कैसा है बेटा, थिक वॉल है, एंड इट कैन बी रीअब्सॉर्ब व्हाट, NaCl और NaCl फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड और रिलीज इनटू टिश्यू फ्लूइड। हमारे पास ट्यूबुलर फ्लूइड क्या है, तुम्हारे पास ट्यूबुलर फ्लूइड क्या है, जल्दी बोलो, ट्यूबुलर फ्लूइड क्या है, यही तो ट्यूबुलर फ्लूइड है, या ये ट्यूबुलर फ्लूइड है, जल्दी बोलो। तो ये ट्यूबुलर फ्लूइड है। क्या लिखा है यहां पर, हेनलेस लूप इज थिक, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर डिफ्यूज टू टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना, टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, ड्यू टू विच द जो तुम्हारे पास टिश्यू फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, थिक वॉल्ड है
और इट्स सेल कैन रीअब्जॉर्ब व्हाट, NaCl, NaCl को क्या कर लेगा, रीअब कर लेगा। और जैसे ही NaCl को रीअब्जॉर्ब किया टिश्यू फ्लूइड से, फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड से, तो अन रिलीज इनटू टिश्यू फ्लूइड, और अगेन रिलीज कहाँ कर देगा, टिश्यू फ्लूइड में रिलीज कर देगा। ठीक है। ड्यू टू दिस द टिश्यू फ्लूइड अराउंड द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बिकम्स कैसा, कंसंट्रेटेड। मतलब ये कि ये NaCl यहाँ से निकल रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड हो जाएगा ये। ठीक है। दिस मेक मोर वाटर टू मूव आउट फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब इनटू टिश्यू फ्लूइड। और जब क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर लेफ्ट आयंस, तो वाटर यहां से और क्या होंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज थिक वॉल्ड एंड इट्स कैन रीअब्सॉर्ब NaCl एंड ट्यूबुलर, ये तो हो गया था। अब द मोर वाटर टू मूव आउट फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब टू इनटू टिश्यू फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस, द ट्यूबुलर फ्लूइड passes down through the descending loop of Henle and its osmolality concentration increases gradually due to the water loss, due to the क्या water loss। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर ये यहाँ से ये हुआ आयन बढ़ा और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर बढ़ते जा रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, अब ऑन द अदर हैंड द प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ड्यू टू दिस NaCl सिक्रीशन एंड इज फ्लो अपवर्ड थ्रू द असेंडिंग लिंक। ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है और यहां से सिक्रीशन किसका हो रहा है, NaCl का। यही तो क्या कर रहा था, सराउंडिंग में उसके कंसंट्रेशन आयन बढ़ा रहा था और बढ़ाने के कारण वाटर क्या हो रहा था, अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा था। वेन एवर वाटर रिटेंशन इज नेसेसरी द प्यूटिटरी वॉट क्या, EDS सिक्रीशन करता है और EDS क्या करता है, काम करता है DCD के ऊपर और वहां से वाटर का क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन। EDS मेक्स द सेल द वॉल ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल टू किसके लिए, वाटर। ड्यू टू दिस द वाटर मूव्स फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द टिश्यू फ्लूइड, ट्यूबुलर फ्लूइड से कहाँ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड, एंड यूरिन कैसे बनाएगा, कंसंट्रेटेड। मतलब कहना ये चाह रहा है कि DCD और CD पे यहाँ पर काम करेगा ADH और यहाँ पर जो वाटर रहेगा ये मूव कर जाएगा टिश्यू फ्लूइड पे, और यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा का पूरा जो अंदर है यहाँ पर सॉल्ट बचेगा, तो सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट बचेंगे तो कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा और अंदर की तरफ यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड क्या हो जाएगा, वाटर जल्दी आ जाएगा बाहर। तो जब वाटर जब बाहर आएगा यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब वाटर बाहर ज़्यादा है और अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन यूनिट, और ये हो जाएगा ये। इसलिए तो क्वेश्चन बनता कि अगर हम लोग लूप ऑफ हेनले को कट कर दो तो क्या होगा, कट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास जो यूरिन रहेगा उसका अमाउंट कैसा रहेगा। ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं लूप ऑफ हेनले को, तो हम लोग एक चीज़ देखने पड़ते हैं, जो यहाँ पर pH का मेंटेन किया जा रहा है और कंसंट्रेशन क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। तो कंसंट्रेशन ना हो के यहाँ पर जो यूरिन हो जाएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब ये कि लूप ऑफ हेनले काटने के बाद जो असेंडिंग वाला पार्ट पे रहेगा, तो असेंडिंग तुम्हारे पास, असेंडिंग जब जाओगे तो DCD के पास पहुँचते पहुँचते जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट कंडीशन में देखने को मिलेगा। अब आ जाओ जरा यहाँ पर देखो क्या होता है, द सेल्स इन द वॉल ऑफ द डीप मेडुलर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट आर परमिएबल टू किसके लिए, यूरिया के लिए। मैंने जो बताया तुमको, द यूरिन फ्लो थ्रू इट, द यूरिया डिफ्यूज फ्रॉम यूरिन। यूरिया क्या होता है, डिफ्यूज फ्रॉम यूरिन से टिश्यू फ्लूइड में जाएगा एंड फ्रॉम टिश्यू से ट्यूबुलर में जाएगा, फॉलोइंग थ्रू द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये देखो, ये इनर मॉड्यूल, ये कलेक्टिंग डक्ट। अब इधर पे देखो, द असेंडिंग सेल्स ऑफ वाटर डीप मेडुलर वॉल, द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मैं क्या बता रहा था कि तुम्हारे पास कलेक्टिंग डक्ट रहता है, यहाँ से यूरिया, ये बाहर निकला यूरिया, और यहाँ पर जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ से निकला और यहाँ पर क्या जाके हो गया, एब्जॉर्ब। ध्यान रखना। द कंसंट्रेटेड, अब परमिएबल, द कंसंट्रेटेड यूरिन फॉलोज द यूरिया, ये तुमको टिश्यू फ्लूइड ये बता दिया मैंने तुमको, फॉलोइंग द, यहाँ तक। दिस यूरिया कैन नॉट पास आउट फ्रॉम
tubular fluid while flowing through thick segment of ascending loop of Henle. DCT and cortical portion collecting duct due to impermeability for it in this region, नीचे की तरफ रीजन पे, तो ये यहीं पर एब्जॉर्ब होता रहता है और यहीं क्या करता है, घूमता रहता है और ऑस्मोलाइटी को मेंटेन करता है, कुछ अमाउंट में यहाँ से रिमूव हो जाता है. द वाटर रीएब्जॉर्ब इट्स ऑपरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH. यहाँ पर वाटर का भी क्या होता है, ड्यू टू दिस यूरिया कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द ट्यूबुलर फ्लूइड and the same urea again diffuse into tissue fluid in the deep medullary region. Thus the same urea transferred between the segment of the renal tubule and tissue fluid of the inner medulla, and this is called urea cycle. ये गोल गोल घूमता रहेगा और इसी को हम लोग यूरिया साइकिल बोलेंगे. Urea cycle operate for more and more water reabsorption from the tubular fluid and thereby excretion a small volume of urine concentration. जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वाटर का पूरा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है DCT में, ध्यान रखना. और यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यहाँ से वाटर पूरा निकाल के सिर्फ और सिर्फ यूरिया और कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकाला ही जाता है. ठीक है, आओ जरा. अब कहां तक पहुंच गए थे. अब यहां पर देखो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट is essential to renal medulla for water reabsorption by the countercurrent filtration. This osmotic gradient is maintained by the vasa recta. मैंने बताया अभी तुमको vasa recta जो कि efferent tubule क्या करती है, लूप ऑफ हैंडले के सराउंडिंग घूम जाती है. ऑपरेटिंग countercurrent exchange system. The vasa recta also descending or ascending loop limbs. The blood that enter to descending limbs of the vasa recta has normal osmolality about the कितना 300 osmol flows down दो की renal medullary region where the tissue fluid become इंक्रीजली कंसनट्रेट. नीचे की तरफ क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, जहां पर सोडियम एंड क्लोराइड का अमाउंट क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है. एंड यूरिया मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड. कहां जाएगा, इनटू ब्लड. कहां जाएगा, ब्लड. NaCl एंड यूरिया मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड से कहां जाएगा, इनटू ब्लड. एंड वाटर डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू, उल्टा. ठीक है, ठीक है. NaCl कहां से कहां गया बेटा, यूरिया डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड से कहां गया, ब्लड में गया. कहां गया, ब्लड में. एंड वाटर एब्जॉर्ब होके फ्रॉम ब्लड से कहां गया, इन टिश्यू फ्लूइड में गया. देखो दो चीज, ये कहां गया, टिश्यू फ्लूइड में गया. और NaCl कहां गया, इसमें जाके कहां गया, ट्यूबुलर में जाएगा. ये देखो ये ट्यूबुलर में गया, तो NaCl कहां जा रहा है, ट्यूबुलर में जा रहा है. और यहाँ पर देखो तो यूरिया भी क्या जाएगा, यहाँ पर ट्यूबुलर में जाएगा, क्योंकि ये इसके बीच में रहता है. और इसके आगे बाद में फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ घूमेगा. ठीक है, अब आगे जाओ. द ब्लड डेट एंटर इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले वसा रेक्टा. ये हो गया तुम्हारे पास. NaCl एंड यूरिया मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड. वाटर डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू फ्लूइड. ड्यू टू दिस द ब्लड बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड. बिकम कैसा हो जाता है, मोर कंसंट्रेटेड. जैसे NaCl और तुम्हारे पास क्या गया, यूरिया उसमें गया तो कंसंट्रेटेड हो गया. विच नाउ फ्लोज थ्रू द ascending पार्ट ऑफ द वासा रेक्टा. दिस पार्ट रन्स थ्रू सच रीजन ऑफ द मेडुला वेयर द टिश्यू फ्लूइड is less concentrated. Due to this, the NaCl and urea molecule diffuse from blood to tissue fluid and water from tissue fluid to blood. अब कहानी यहाँ की है, जो नीचे गया ये डिसेंडिंग, जो ऊपर आया ये असेंडिंग. इसके पास क्या होता है, जब ये इसमें चला जाता है तो तुम्हारे पास ये अंदर आया तो इसमें कंसंट्रेशन हाई, इसमें कंसंट्रेशन लो. कंसंट्रेशन हाई, इसमें कंसंट्रेशन क्या, लो हो जाएगा. अब जब यहाँ पर ये कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर कंसंट्रेशन लो, तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ जाता है वापस से, तो एक तरफ कंसंट्रेशन लो, एक तरफ कंसंट्रेशन हाई, तो यहाँ से ये बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा. ये देखो ये बाहर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. क्या कर रहा है, ये बाहर की तरफ. और जो ब्लड आगे जाके क्या हो जाएगा, अगेन नॉर्मल pH वाला हो जाएगा. This part runs through the such region of the medulla where the tissue fluid is less concentrated. Due to this, the NaCl and urea molecule diffuse from blood to tissue, and water from tissue fluid to किस में जाएगा, blood में जाएगा. This mechanism helps to maintain the osmotic gradients. ठीक है ना. So the reabsorption of water is maximum capacity. The loop of Henle are longer in the desert mammals.
किसमें डिजर्ट मैंगर में लॉन्गर होगी, क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर लॉस कर नहीं सकते कैमल, और दिस कैमल एक्सीड द कंसंट्रेटेड यूनिट। ठीक है, ये एक रिपोर्ट पढ़ लेना बेटा सीईटी वालों। अब हमारे पास क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन आता है। तो यूरिन इज पेल येलो कलर ट्रांसपेरेंट, दिस इज ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम, यूरोक्रोम मिलता है। यूरिन डिपेंड अपॉन द फूड एंड फ्लूइड कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल, हम लोग खाना कैसे खा रहे हैं। Well, yet we found how there are two ways to regulating. One regulating that is called ADH and second one is what, RAS. जो ADH है जो वाटर क्या करता है, एब्सॉर्ब कराता है, एंड अदर वन वाज इलेक्ट्रॉन रिएक्शन बाय द RAS के द्वारा करते हैं। The hypothalamus midbrain and the special receptor was osmoregulator. They can detect the change in the osmolarity. किसमें बेटा, osmolarity, the measure of the total number of dissolved particle per liter of the solution blood. If the osmolarity of the blood increases due to the नमकीन, तो हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू स्वेटिंग, ड्यू टू नमकीन खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का अमाउंट कम, सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा, तो भी डाइल्यूशन, और अगर मैं स्वेट करूँ बाहर निकालूँ तो भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना है। इन अदर वर्ड्स, द वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ऑस्मोरिसेप्टर ट्रिगर्स व्हाट, रिलीज ऑफ एंटीडायरेक्टिव हार्मोन, जो कि काम करेगा, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। देखो सिंथेसिस होता है इसका हाइपोथैलेमस में, और रिलीज स्टोर होकर क्या जाके है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका नाम क्या है, न्यूरोहाइपोसिस। तो वहां से निकलेगा एडीएच स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लास्ट पार्ट, कहाँ से, डीसीटी से रीएब्जॉर्ब करेगा, एंड एंटायर कलेक्टिंग दैट बाय द इंक्रीजिंग ऑफ परमेबिलिटी सेल्स। जो अभी मैंने बताया कि तुम्हारे पास जो क्या होता है, ये जो एरिया होता है कौन सा, ये वाला, ये जो डीसीटी जा रहा है और ये कलेक्टिंग डक्ट, यहां से क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ध्यान रखना। डीसीटी कलेक्टिंग ड्यू टू द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल, परमेबिलिटी मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी का देना। दिस लीड द रिडक्शन टू इन यूरिन वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम क्या होगा, रिडक्शन होगा, और डिक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी, ब्लड पीएच। वंस ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड कम्स टू नॉर्मल, द एक्टिविटी ऑफ ऑस्मोलैरिटी सेल्स डिक्रीजेस, लीडिंग टू डिक्रीज ADH secretion, and this is called negative feedback. Negative feedback का मतलब क्या कि once osmolarity of blood कैसा, become normal, और become normal कब होगी बेटा, जब reduction in urine volume होगा and decrease in the osmolarity of blood. ब्लड का क्या कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ओबियस ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, तो इसके पास क्या जाएगा, ऑस्मोरिसेप्टर में हाइपोथैलेमस के पास जाएगा डिक्रीज करना भाई एडीएच को, यहाँ पर काम हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ऐसे तो हमारे पास सीवियर केस में अगर मैं बात करूँ तो एडीएच तो ठीक है काम करता है। इन दी एब्सेंस ऑफ एडीएच, डायूरिसिस, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, मतलब क्या, तुम्हारे पास कहानी होगी वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और एक डिसीज हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अनदर रेगुलेशन ऑफ द रास, हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर मैं तुमको एक कहानी बताना चाहूँ, सिंपल इज दैट, कि जो हमारे पास क्या होता है, ये डीसीटी पीसीटी होता है, और जो हमारे पास क्या होता है, डीसीटी होता है। तो रास क्या करता है कि जब हमारे बॉडी में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, लो होता है, या फिर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, बीपी लो हो या डिहाइड्रेशन हो, दोनों ही केस में मतलब क्या कि हमारे पास आयंस का नंबर कम है या वाटर का नंबर कम है। अब वाटर कम हो रहा है मतलब तुम्हारे पास डिहाइड्रेशन हो रहा है, और बीपी मतलब क्या, यहां पर कहानी हो रही है आयंस की, कि जब यहां पर पीसीडी में क्या होता है, ये आयंस यहां से निकलते मूव करते हैं, तो आयंस को लेकर घंटी बजती है डीसीटी में, यहां घंटी बजती है, और ये कनेक्टेड रहता है किसके साथ, पीसीडी के साथ, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं जेजी एपरेटस। जब पीसीडी के पास एक सेल रहती, नाम है रेनिन, तो ये क्या, रेनिन सेल, जस्टाग्लोमेरुलर सेल। दूसरा था रास सिस्टम। रास सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, रास सिस्टम का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये डिफरेंट किया जाता है जेजीए के द्वारा। जब क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या होता है, चेंज होता है ड्यू टू किसके कारण बेटा, ब्लड प्रेशर के कारण या ब्लड पंप के कारण, और ये होता है किसमें, एफरेंट में। तो जब ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज मतलब लो बीपी, और दूसरा कहानी क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे ही क्या होगा, डिहाइड्रेशन हुआ मतलब वहाँ पर तुम्हारे पास डिहाइड्रेशन हुआ मतलब वाटर की कमी हुई, आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही आयन कंसंट्रेशन बढ़ा इधर पे, दोनों ध्यान से,
ये जो वाली कहानी है, यहाँ पर हमारे पास सेल रहती है, यहाँ पर हमारे पास रहती है रेनिल की सेल, और यहाँ पर हमारे पास रहता है, ध्यान रखना, मैकुला डेंसा। क्या रहता है? मैकुला डेंसा। कहानी क्या होगी? कहानी होगी कि जब यहाँ से एफरेंट से यहाँ पर बढ़ के आएगा तो ये देखेगा भाई यहाँ पर तो हमारे पास क्या बोलते हैं, वाटर की वैसी कमी है, और यहाँ पर सॉल्यूट तो बढ़ा हुआ है, तो देखेगा भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ये डीसीटी के पास पहुंचा, यहाँ बचेगा घंटा, यहाँ पर सेंस करेगा कौन? मैकुला डेंसा सेल, और ये सिग्नल देगी किसको बेटा? रेनल सेल को। जैसे रेनल सेल को सिग्नल मिला यहाँ पर, तो रेनल सेल क्या करेगी? ये जाएगी किसके पास? ध्यान रखना, ये जेजी सेल के पास जाएगी, और जेजी सेल निकालेगी रेनिन। अब ये रेनिन क्या करेगा? सीधा जाएगा किसके? लीवर के पास, और लीवर को बोलेगा भाई रेनिन एंजियोटेंसिनोजन निकल, या फिर एंजियोटेंसिनोजन निकालो भाई, लीवर को बोलेगा, हेपेटिक सेल को। और एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर रेनिन काम करेगा और एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। अब एंजियोटेंसिन 1 कुछ नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर क्या होगा बेटा? लंग्स से आने वाला एक और एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, और जैसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया तो ये एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा एफरेंट आर्टियोल पे, इसका डायमीटर करेगा कम, और इंक्रीज करेगा क्या? ब्लड प्रेशर। और जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन हुआ, कहानी खत्म, जेएफआर मेंटेन हो जाएगा। देखो जरा, बीपी मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा, जरा देखो क्या लिखा है, जो मैंने बताया वही लिखा है, कुछ और लिखा है, जब पढ़ के तो देख ले हम। जैसे ये हुआ कि बीपी कम हुआ, तो क्या जेजी सेल रिलीज व्हाट? रेनिन। पर जेजी सेल को सिग्नल कौन देगा? जेजी सेल को सिग्नल देने वाला डीसीटी था, मैकुला डेंसा। तो मैकुला डेंसा गिव द सिग्नल ऑफ जेजी सेल, एंड द रेनिन कन्वर्ट किसमें? एंजियोटेंसिनोजन secreted by hepatocyte in liver to angiotensin 1। तो लीवर क्या? लीवर से क्या निकलता है? एंजियोटेंसिनोजन निकलता है, जिसके ऊपर काम रेनिन करता है, कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेज एंजाइम आने वाला है लंग्स से, जो 1 को कन्वर्ट करेगा 2 में, 1 से कन्वर्ट करेगा किसमें? 2 में, और इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन। और एंजियोटेंसिन क्या है? एक हार्मोन का फॉर्म है। इसके 3 फंक्शन है। पहला क्या करेगा? आर्टियोल का डायमीटर कम करेगा, कंस्ट्रिक्ट आर्टियोल एंड किडनी एंड रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को क्या करेगा यहाँ पर? ब्लड फ्लो कम कर देगा, और ब्लड प्रेशर क्या कर देगा? इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास डायमीटर इतना था, पानी, गार्डन में पानी, अगर मैं इसको दबा दूं बीच में से तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि डायमीटर कम हो जाता है यहाँ पर। इज इट क्लियर? अब दूसरा क्या करेगा? पीसीटी सेल। पीसीटी में ध्यान रखना, NaCl एंड वाटर का क्या कर देता है? रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। NaCl और वाटर का क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कहाँ पर? पीसीटी में, पीसीटी में, ठीक है। और तीसरा क्या? एडिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज व्हाट? अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, जो कि सेंस करता है किसको? एंजियोटेंसिन 2 को। और डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन कराता है किसका? सोडियम और वाटर का। और फाइनली क्या हो जाता है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब मान लो तुम्हारे पास ये सब चीज एब्जॉर्ब होकर कहाँ गई? ब्लड ट्यूब्यूल में गई, ब्लड ट्यूब्यूल मतलब आर्टियोल में गई, और वहां पर ये सब चीज एब्जॉर्ब हो चुका है। होने के बाद प्रेशर मेंटेन हो चुका है। अब क्या किया जाए? वापस से इसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा कि अब हमारे पास बीपी तो बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 चीज, एडीएच और रास, दोनों होम्योस्टेसिस के मेंटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएच और रास एसेंशियल फॉर ओनली, एसेंशियल है। एडीएच क्या करता है? कैन लोअर ब्लड सोडियम कंसंट्रेशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वे ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो वे एब्जॉर्प्शन को जब डीसीटी में क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है NaCl का सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर बोला पीसीटी में क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है किसका? NaCl। इज इट क्लियर? NaCl और वाटर का, इसका कंसंट्रेशन हमको क्या करना है? कम करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? वाटर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग डीसीटी में क्या कर देंगे? वाटर बढ़ा देंगे। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमारे पास क्या था? जो एडीएस था वो डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वाटर का क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम
स्टिमुलेट करता है किसका, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन एंड मेंटेनिंग द व्हाट ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। सोडियम का क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन और मेंटेन करता है ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। कोई दिक्कत, ठीक है। अब जैसे ही बढ़ गया तो एडीएच और एडीएच एंड रास लैंड लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। अब बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ऑस्मोलरिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आ लार्ज इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर स्टिमुलेट द आर्टियल वॉल, ये इंडिकेशन देगा आर्टियल वॉल को, और वहां से रिलीज करवाएगा एएनपी, आर्टियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और यही एनसीईआरटी में लिखा है एएनएफ, आर्टियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि आर्टियल वॉल से निकलता है, राइट वाली। एएनएफ क्या करता है, इनहिबिट कराएगा किसको, सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन, किससे बेटा, कलेक्टिंग डक्ट से, और इनहिबिट कराएगा रेनिन को और एल्डोस्टेरोन को भी और एडीएच को भी। जैसे ये हुआ तो दिस लीड क्या, नाइट्रियूरेसिस, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रियूरेसिस। नाइट्रियूरेसिस का मतलब क्या, सोडियम का अमाउंट, Na से याद रखना, सोडियम का अमाउंट क्या होगा, एक्सक्रीशन के लिए यूरिन में बढ़ जाएगा, और यहां पर हमारे पास डाईयूरेसिस भी कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, डाईयूरेसिस। ठीक, अब हमारे पास किडनी के अलावा बहुत सारे ऑर्गन भी रहते हैं जो क्या करते हैं बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन करते हैं, पर यहाँ पर किडनी जो एक्सक्रीशन के अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है। किडनी प्लस पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ कैल्सिट्रायोल, विटामिन डी। तो कैल्सिट्रायोल, विटामिन डी, ध्यान रखना, कैल्सिट्रायोल क्या होता है, एक्टिव ही होता है, क्या बोलते हैं तुम्हारे पास, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है ना। इट नीड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम, नीड रहती है किसके लिए, कैल्शियम के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम कैन द ब्रिटल बोन्स, अगर इसकी कमी हुई तो हमारे पास बोन कैसी रहती, खराब हो जाती है। समथिंग इंटरेस्टिंग, वैम्पायर फ्रॉम द साउथ अमेरिका, नॉक्टर्नल सैंगिवोरस मैमल्स। इट फीड्स ब्लड पे फीड करती हैं, लार्ज बर्ड एंड मैमल्स। क्या पीती हैं, खून पीती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सैंगिवोरस। इट हैज द फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस टू लोकेट द सुटेबल prey. Once found, it can be consumed blood to the extent of more than half its body mass. In such a case, the body of bat becomes too heavy to fly. They compensate for that. While the eater the feeding, in kidney secrete large amount of dilute urine. Approx 24% of the body mass क्या करता है इसका, यूरिन को फिल्टर करता है, मतलब डाइल्यूट वाला देता है, सिंपल सी बात ये है। इसके बाद केव एंट्री में ये देखने को मिलते हैं, वापस उड़ के चले जाते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। किडनी में रहो तो स्किन में रहो, तो स्किन क्या होता है, स्किन ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म इन द थिन परमेबल हेल्प द डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द अमोनिया निकालते हैं। थिक लेयर इम्परमेबल होता है। प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ ग्लैंड मिलती है, स्वेट ग्लैंड मिलेगी, सेबेसियस ग्लैंड मिलेगी, ऑयल ग्लैंड मिलेगी। स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं, पूरी बॉडी में रहती है, और पाम पे और फेशियल रीजन पे भी। दे आर अबंडेंट इन पाम, अबंडेंट एंड फेशियल रीजन पे, ठीक है। पर हमारे पास जो लिप्स होती है, लिप्स में नहीं मिलती है। दिस सिंपल अनब्रांच coiled and tubular gland open into the surface of the skin through the opening called the sweat pore. Sweat primarily produces the thermoregulation, but the excrete substance like the, ध्यान रखना क्या क्या निकालती है, वाटर, NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया। क्या क्या निकालती है बेटा, वाटर, NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया निकालती है, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड, द नेक ऑफ हेयर फॉलिकल, सिक्रीट ऑयल सब्सटेंस कॉल्ड द सीबम, और यही सीबम क्या करता है पता है तुमको, पिंपल बनाने का काम करता है। लुब्रिकेट लेयर ऑन द स्किन मेकिंग इट सॉफ्टर टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड द इंजरी। लंग्स क्या निकालता है, CO2 निकालता है। और हमारे पास एक और चीज, वाटर वेपर क्या करता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमको तीखा लगता है ना, उस समय ठंडक देने का काम भी करता है। तो याद रखना, ऑर्गेनल हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, CO2, वाटर वेपर है प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। They also excrete volatile substance present in the spices and other food stuff। ये देखो, ठीक है। अब हमारे पास रहो डिसऑर्डर में। डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक्सेसिव एल्ब्यूमिन, मतलब एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है। दूसरा कौन सा, ऑस्मोटिक प्रोटीन, जो किडनी में ऑस्मोसिस करने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है।
इन यूरिन एल्बुमिनुरिया, जो एल्बुमिन के कारण क्या हो, अगर कोई डिसीज होती है तो एल्बुमिन, इट इंडिकेट इंजरी टू एंडोथेलियम कैप्सूल। एंडोथेलियम मतलब क्या, वोमस कैप्सूल के अंदर वाली जो लेयर है इस पे अगर डैमेज हो जाए तो क्या बनाएगी, एंडोथेलियम कैपिलरी मेम्ब्रेन। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या बनाएगी बेटा, ब्लड प्रेशर क्या करेगी, इंक्रीज। इंजरी और इरिटेशन ऑफ द किडनी सेल्स बाय द सब्सटेंस विच सच एज द टॉक्सिन and the heavy metals, presence of the excessive quantities of the ketone bodies urine may be caused due to diabetes mellitus, the starvation or too little carbohydrate in diet, ठीक है ना। The presence of leukocytes in the urine indicate possibilities of infection of kidney or the other urine organ। ल्यूकोसाइट कौन सी होती है बताओ, WBCs, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट इन किसमें, यूरिन में। अब किडनी स्टोन मतलब क्या बेटा, पत्थरी, ठीक है ना। द पोर्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, द किडनी ट्यूब्यूल एक्सटर्नल ओपनिंग, डिपेंड ऑन द कंपोजिशन, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, इसका पत्थर बनना। स्ट्रूवेट, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना यूरिया के मॉलिक्यूल को तोड़ के। यूरिक एसिड, जो लोग प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा खाते हैं उनमें। और सिस्टीन, ध्यान रखना जो अमीनो एसिड होता है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जो अमीनो एसिड सिस्टीन वाला खाते हैं उनमें क्या होता है, तुम्हारे पास सिस्टीन स्टोन्स होता है। अब सिम्टम की बात करोगे तो क्या होता है, इंटरमीडिएट पेन बिलो द रिव रिच, द बैक साइड होता है, हैजी ब्राउनिश रेडिश पिंकिश यूरिन होता है। फ्रिक्वेंट अर्ज टू पास यूरिन, पेन ड्यूरिंग द मिक्सचरेशन, यूरिन के समय पेन भी होता है बहुत तेज। डायग्नोसिस करना है तो यूरिक एसिड कंटेंट ऑफ द ब्लड, कलर ऑफ द यूरिन कैसा होता है, ओके। अगर हम लोग डायग्नोस करना है यूरिक एसिड कंटेंट ऑफ ब्लड, कलर ऑफ यूरिन, किडनी एक्सरे, सोनोग्राफी ऑफ किडनी आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिस्क्राइब डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। अब यूरेमिया की बात करें, व्हेन कंडीशन द ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.01 to 0.03% ऑफ यूरिया, और जब इससे राइज करता है 0.05% तो इसको बोलते हैं यूरिया। when the urea contains rises from 0.01 to 0.03, इससे भी मोर देन निकल जाए 0.05%, then called the uremia। the uremia it is harmful may lead to the kidney failure। अब हमारे पास दूसरा आता है नेफ्राइटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस की अगर मैं बात करूं तो वी हैव डिस्कस ऑन वन पॉइंट, द वोमस कैप्सूल हैज द पोरोसाइट सेल, एंड द पोरोसाइट सेल it's make what, a slit pore, and the slit pore, when the slit pore increases the pore and the releases of protein from here, this condition cause nephritis। and अब ये नेफ्राइटिस क्यों होगा, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग होना। जब कोई भी चीज स्वेलिंग होगी तो उसके पोर का साइज बढ़ जाएगा, व्हेन द पोर साइज इंक्रीजेस तो इजीली प्रोटीन यहाँ पर क्या हो जाता है, निकल जाता है। द किडनी कैरेक्टराइज्ड विद द प्रोटीन यूरिया, यहाँ पर आ गया ना, देखो द रिमूवल ऑफ प्रोटीन a lot of amount, that is called proteinuria, caused due to the increase the permeability of glomerular capsular membrane, the permitting large amount of the protein to the escape from the blood to urine, yes, this lead to change in the blood colloidal osmotic pressure। बीकॉप क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो कि 35 से 35 रहता है, लीडिंग टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड टू इंटेस्टिनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एज इडिमा, स्वेलिंग, ठीक है, बढ़ जाएगी। अब चौथा क्या है, रीनल फेलियर। इन्होंने बोला यूरेमिया के कारण, मतलब कारण क्या होता है, किडनी फेलियर, और यहाँ पर रीनल फेलियर, दोनों एक ही है। डिक्रीज और सीजेशन ऑफ ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, डिक्रीज और सीजेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन विल नेवर फिल्टर एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड सीजेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। are classified into two types, the acute renal failure and the chronic kidney disease। तो हमारे पास क्या होता है, जब acute renal failure होता है तो sudden worsening of renal function, the most commonly after severe bleeding होती है, decrease in urine output होता है, oligosauria scanty urine होता है, और less than 400 ml or 0.5 ml kilogram hour in children। Other causes of AR may include acute obstruction of both the ureter or nephritis, nephrotoxic drugs,
किडनी के ड्रग्स जो लेते हैं। ARF कैन बी डिटेक्टेड बायोकेमिकल बाय द एलिवेटर ऑफ सीरम ऑफ क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का लेवल जब तुम लोग डिटेक्ट कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में बता सकते हैं। अब क्रोनिक किडनी डिसीज का क्या है तुम्हारे पास, इट इज प्रोग्रेसिवली जनरली इरिवर्सिबल डिक्लाइनिंग इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो था 125 ml पर ml, उसका अमाउंट क्या रहता है, डिक्रीज हो जाता है। कॉज द क्रोनिक ग्लोमेरुलस इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द किडनी साइज, किडनी का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, बॉडी में एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या, व्हाट, द अमाउंट ऑफ RBC विल बी डिक्रीजेस एंड द हीमोग्लोबिन ऑल्सो डिक्रीजेस, इट मे बी पॉसिबल्स। हीमोडायलिसिस, अब ओबीसी बात है, इसको ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करने के लिए थ्योरी ना पढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट देखो हमारे पास क्या होता है, जो हीमोडायलिसिस मशीन होती है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ब्लड को बाहर निकालते हैं, और ब्लड को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, आर्टरी से हम लोग बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हेपेरिन डालते हैं। हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने देता नहीं है। फिर हम लोग को एक सिस्टम मशीन होती है, वो मशीन एग्जैक्ट वैसे ही क्या करता है बेटा, तुमको मीडियम देगा जैसे किडनी में मीडियम था, और इस मशीन का नाम था सेलोफेन। फ्रेश डायलाइजर, डायलाइजर और यूज्ड डायलाइजर, ये तीन चीज लिखी हुई है। तो हम लोग को एक सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है कि हमारे पास कहानी होगी कि हम लोग जो डायलाइजर है यहाँ से डालेंगे, तो यहाँ पर जैसे डालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है कि इससे आयंस बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, और फ्रेश ब्लड जो है हम लोग किस में चला जाता है, वेन में चला जाता है। वेन में जाएगा, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, वापस से ध्यान रखना, हम लोग तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे बेटा, रिमूव करेंगे हेपेरिन को, एंटी हेपेरिन डालेंगे और उसको वेन के थ्रू बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। अब दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, एब्डोमेन वाला होता है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, पेरिटोनियम के थ्रू जो कैथेटर डालते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूज करके हम लोग हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेस्टेज निकल जाता है उसको निकाल लेते हैं। बस इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। देखो यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। When the renal function of the falls below the 5 to 7%, the accumulation of the harmful substance in the blood begins. In such condition, the person has to go for artificial means of the filtration of the blood. You have already studied about the hemodialysis, wherein the dialysis machine is used to filter blood. In hemodialysis, the blood filter outside the body using the dialysis unit. The procedure, the patient blood in the removed generally from the radial artery. हम लोग निकालते हैं. It is passed through these cellophane tube and act as a semi-permeable membrane. Obvious सी बात है. The tube is immersed to the fluid called dialysate. इसको dialysate बोलते हैं. Dialysate is isoosmotic to the normal blood plasma. Hence the only excess salt if the present in plasma pass through the cellophane tube into dialysate. The base substance being the absent in the dialysate. The move from the blood into the dialyzed fluid, the filter blood is returned in the vein. In this process, it is essential that the anticoagulant like heparin is added to the blood while it is passing through the tube. Before descending into the circulation, the adequate amount of the antiheparin is mixed. जो मैं बता चुका हूँ तुमको. The blood has to move slowly through the tube, hence the process is slow. अब पेरिटोनियम डायलिसिस दूसरा वाला जो पेट के थ्रू करते हैं. In this method, the dialyzing fluid is introduced abdominal cavity, डायरेक्टली पेट में लगाते हैं, और पेरिटोनियल कैविटी. The peritoneal membrane acts as a semi-permeable dialysing membrane. The toxic substance या toxic waste extra solute pass through the tube and this fluid the drain into the after the prescribed period of the time. The peritoneal dialysis, तो क्या होता है बेटा, the toxic substance extra solute pass through the fluid, फ्लूइड से ड्रेन आउट कर लिया जाता है प्रिस्क्राइब पीरियड टाइम पे. पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट. इट कैन बी कैरिड आउट द होम एट द वर्क और द वाइल ट्रेलिंग, कहीं भी किया जा सकता, बट इज नॉट एज एफिशिएंट एज हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस के लिए जैसे एफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोग बेसिकली कौन सा ज़्यादा देते हैं, वो मशीन वाला, सेलोफेन वाला. द किडनी आर एसोसिएटेड विद द सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, जो कि रेनिन और कैल्सिट्रायोल, विच इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग डायलिसिस मशीन, और मशीन डायलिसिस नहीं करती. द किडनी ट्रांसप्लांट, हम लोग क्या करें, डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर दें. द ट्रांसप्लांट ऑफ द हेल्दी इनटू द पेशेंट, द एंड स्टेज रीनल डिसीज. द किडनी ट्रांसप्लांट इन द कैल्सिफाइड कैडावेरिक डिसीज डोनर. ओबीसी बात है, डोनर से हम लोग ले लें.
द लिविंग किडनी ट्रांसप्लांट डोनर किडनी ट्रांसप्लांट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जेनेटिकल रिलेटेड, लिविंग रिलेटेड, नॉन रिलेटेड लिविंग, इनसे हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर चैप्टर क्या होता है, बाइंड अप होता है। ओके, अब मैं एक चीज़ और स्पेशल वाली बता दूं, जब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक ड्रग देते हैं। ड्रग्स का नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, जो साइक्लोस्पोरिन ए रहता है, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को बोलता है कि भाई इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर दो। और जैसे ही इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाता है तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमारे पास जो ड्रग लेने के बाद किडनी को आइडेंटिफाई करने से मना करता है। किडनी नॉट आइडेंटिफाइड बाय, किडनी नॉट आइडेंटिफाई बाय, कौन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज़ कि हमारे पास जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ये टी सेल रहती हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसके लिए हमारी बॉडी बहुत सारी डिसीज के लिए प्रोन फॉर मोर डिसीजेस। ठीक है, ओके, थैंक यू।